हे एवरीवन, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी और पढ़ाई दोनों ही बहुत अच्छी चल रही होगी। तो फिर एक वीकेंड के बाद आप लोग की एक नई शुरुआत है और इस क्लास की शुरुआत करते हैं। बिहार हम पढ़ रहे थे, हम सबको पता है बिहार में बिहार की भौतिक संरचनाओं के बारे में आगे की क्लास ले रहे थे और आगे के बारे में हम पढ़ रहे थे, जिसमें हमने डिस्कस किया था कि बिहार को भौतिक संरचना के अकॉर्डिंग 3 भागों में जो है बांटा गया। जो हमारी लास्ट क्लास रही है टीचर्स डे वाले दिन, उसमें हमने इसके बारे में जो है डिस्कस किया था कि बिहार को भौतिक संरचनाओं के हिसाब से 3 श्रेणियों में जो है क्या है बांटा गया। हमने चट्टानों के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ लिया था, पठारी इलाके भी हमने पढ़ लिए थे उससे पहले वाली क्लास में। लेकिन अगर आपको फिर भी लगेगा तो मैंने आज जो मैप बनाया है उसमें मैं बहुत अच्छे से आपको बता दूंगी। और आज जो हमारी क्लास होगी ये लास्ट भौतिक के ऊपर होगी। देन कल हमारा जल तंत्र होगा और साथ ही शायद हम उसके अलावा बिहार के बांधों के बारे में भी डिस्कस कर लेंगे। तो एक दिन में भी 2 टॉपिक जो है हमारा कवर हो जाएगा, ठीक है। तो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि बिहार को भौतिक संरचना के अकॉर्डिंग जो है क्या किया गया है, 3 संरचनाओं में जो है विभाजित किया गया है। कितने में? 3 संरचनाओं में, जिसमें शिवालिक पर्वत श्रृंखला का नाम हमने लिया था। उसी के साथ तराई मैदानी जो क्षेत्र है उनके बारे में बात कही थी। और दूसरा बात करेंगे तो मध्य का बोला था कि मध्य विशाल का जो मैदानी इलाका है, मध्य विशाल के जो मैदानी इलाका है, हमने उसके बारे में जो है बात कही थी। और तीसरी बात होगी तो दक्षिण, किसके बारे में? दक्षिण के पठारों के बारे में हमने बात कही थी कि दक्षिण के पठार क्या है और कैसे कैसे हैं। हमने उसके बारे में भी है जो लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था। दक्षिण पठार के किनारे कैसे हैं और जो पठारी इलाका है वो क्या क्या, हमने 3 भागों के द्वारा बातें की गई थी, जिसमें हमने शिवालिक के अंदर 3 जो नाम आ रहा था, सुमेश्वर श्रेणी का नाम आ रहा था, रामनगर दून का नाम आ रहा था और दून घाटी आ रहा था। इन तीनों के बारे में हमने लास्ट क्लास में समझ और पढ़ लिया था कि ये कैसे बने थे, किस काल के हैं और इसके अलावा किस लिए प्रसिद्ध हैं। और धूम का मतलब क्या होता है हमने लास्ट क्लास में बहुत अच्छे से बताया था। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो लास्ट क्लास में जाइए, जो प्रीवियस क्लास होगी उसमें मैंने बहुत अच्छे से आपको समझा रखा है ताकि चीज़ों को आप रिकॉल कर पाओ, ठीक है। आज जो हम पढ़ने वाले हैं बिहार के मध्य मैदानों के बारे में पढ़ने वाले हैं, यानी इस एरिया की मैं बात कर रही हूँ। अगर मैं एरिया मैप के अकॉर्डिंग लोकेट कर दूँ, अगर आपको समझना है कि मैम मैप में हमें ज़रा बता दीजिए कि कहाँ पे पड़ता है, तो देखिए मध्य का मैदान वाला जो इलाका आ जाता है ना, इसको कहा जाता है, ठीक है। किसको कहा जाता है? मध्य का मैदान, ये पूरा आ जाता है, ठीक है। मतलब ना ऊपर ना नीचे, मतलब बीच का हिस्सा। मध्य का मैदान जो नदियों के अगल बगल जो उत्तर और दक्षिण के जो मैदान है, इन्हीं को कहा जाता है, जो 2 भागों में विभाजित किए गए हैं। हम आगे डिस्कस भी करेंगे उनके बारे में। और मैं आपको बता दूं ये क्लास जो है सिर्फ बिहार बीपीएससी 71 के लिए नहीं है। बिहार बीपीएससी, बिहार एसआई, बिहार कांस्टेबल, जितने भी बिहार के एग्जाम है उन सबके लिए जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाली क्लास, ठीक है। तीनों के लिए जो है क्लासेस, मतलब बिहार के जितने भी एग्जाम है, क्योंकि याद रखिएगा हिस्ट्री और जियोग्राफी ये दोनों जो है कभी नहीं बदलती हैं। जो जियोग्राफी है वो रहेगी ही रहेगी। हाँ, थोड़ा डिटेलिंग कम होती है, किसी में डिटेलिंग ज़्यादा होती है, और हम जो पढ़ाते हैं वो मिक्स होता है, वो जो बहुत ज़्यादा कम और ना बहुत ज़्यादा। इतना होता है कि अगर कोई भी आपका एग्जाम हो तो उसको आप आराम से कवर कर पाओ, ठीक है। हमारा मेन टारगेट जो है यही होता है। तो बिहार की बात की जाएगी, बिहार की बात की जाएगी अगर इसमें कहा जाए, ठीक है, अगर इसमें कहा जाए कि मध्य मैदानों के बारे में जो है आज हम पढ़ने वाले हैं कि मध्य मैदान क्या है और उनका क्या और कैसे रहा है, जो उनके बारे में जो है हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए बिहार का जो मैदान है लगभग 90,000 के आसपास, कितना? 90,650 के वर्ग किलोमीटर जो है ये फैला हुआ है। तो मध्य के मैदान हम आज हेडिंग डालेंगे दूसरे नंबर पे। क्या? दूसरे नंबर पे, क्योंकि पहले नंबर पे कौन सा था? पहले नंबर पे मैंने अभी आपको बताया शिवालिक जो हिमालय श्रेणी का भाग है, प्लस में तराई क्षेत्र, ये दोनों जो है एक साथ मिला के नंबर 1 पे आ जाते हैं। दूसरा भाग जिसमें बिहार को बांटा गया, जब बांटा जा रहा था तो उसमें जो दूसरा भाग आ जाता है वो कौन सा आ जाता है? बिहार का मैदानी क्षेत्र आ जाता है, जो 95 लेकिन 96% के आसपास जो है फैला हुआ है। यानी 96 95% भी आप लेके चलोगे
तो बिहार का जो मैदान है ये 90, मतलब ये सर्कल मैंने छोटा बनाया क्योंकि यहाँ पे नदियों के नाम है थोड़ा, तो वो प्रॉब्लम ना क्रिएट हो इस वजह से, ठीक है। तो लगभग 95 से 96% के राउंड ऑफ में माना जाता है। पठारी इलाके जो ये वाले हैं दक्षिण में, इनको बोला जाता है कि 4% के आसपास है। और 1% यानी शिवालिक श्रेणी जब हम पढ़ रहे थे तो हमने मैप में ये वाले एरिया को लोकेट किया था, और ये एरिया लगभग 1% के आसपास जो है पाई जाती है, ठीक है। तो टोटल 100% में 95 से 96% क्या है, मैदानी इलाके पाए जाते हैं। तो कितना, तो बिहार के अगर मैदानी क्षेत्रों की बात करेंगे तो दूसरे नंबर पे हो जाएगा मैदानी क्षेत्र के बारे में अगर हम बात करेंगे तो ये कितने परसेंट है, 95 से लेके 96% तक। यानी नंबर में अगर आपसे पूछा जाएगा कि नंबर में कितना है, तो 90,650, कितना, 90,650 जो है वर्ग किलोमीटर ये जो है माना जाता है। कितना, 90,650 वर्ग किलोमीटर जो है ये माना जाता है कि बिहार का क्या है, बिहार का बिहार का 90,650 वर्ग किलोमीटर जो है बिहार का मैदानी क्षेत्र है। याद रखिएगा, यानी इतने क्षेत्रों में जो है ये फैला हुआ है, आवृत्ति यानी कवर करता है एरिया को। यानी कितने परसेंट एरिया को कवर करता है, 95 से 96% जो है एरिया को बिहार का जो क्षेत्रफल है उसका कवर करता है, ठीक है। अब बात आ जाती है ये क्षेत्र की, अगर बात की जाएगी ये क्षेत्र कहाँ से कहाँ तक लगता है, तो उत्तर में अगर आपसे पूछेंगे, यानी उत्तर ये वाले मैदानी क्षेत्रों की हम बात कर रहे हैं। तो अब देखिए जो मैदानी क्षेत्र है इनको दो भागों में जो है डिवाइड किया गया है, उत्तरी मैदान या और दक्षिणी मैदान जिसको कहा जाता है। यानी उत्तर गंगा का मैदान और दक्षिण गंगा का मैदान। तो ये उत्तर में अगर बात की जाए तो उत्तर में नेपाल के साथ सीमा साझा करता है, और दक्षिण में कहाँ से, छोटा नागपुर, जो बिहार का छोटा नागपुर है वहां तक जो है इसका विस्तार हो रखा है, ठीक है। तो अगर बात की जाएगी तो क्या कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि उत्तर जो बिहार का जो मैदान है इसको दो भागों में बांटा गया है। मैदान को क्या किया गया है, बांटा गया है, ठीक है। कितने भागों में, तो दो भागों में बांटा गया है। पहला कौन सा है, तो पहला जो इसमें पड़ता है पहले नंबर पे उत्तर का मैदान, उत्तर का मैदान अथवा इसको और क्या कहा जाता है, उत्तर गंगा का मैदान, ठीक है। उत्तर गंगा का मैदान। वही दूसरे नंबर पे अगर आपसे पूछेगा कि दूसरे नंबर पे कौन सा है, तो दक्षिण मैदान, दक्षिण का मैदान। और यहां पे हम लिख लेंगे दक्षिण गंगा का मैदान, ठीक है। दक्षिण गंगा का मैदान यानी उत्तर, यानी इस वाले एरिया की अगर बात की जाएगी तो ये क्या है, ये उत्तर है, ठीक है। अगर इस वाले एरिया की हम बात करेंगे तो ये क्या है, दक्षिण है, ठीक है। क्या है ये जो है दक्षिण में पड़ता है, ठीक है। याद रखिएगा ये दक्षिण है, नीचे वाला साइड, ऊपर वाला साइड जो है उत्तर की डायरेक्शन में जो है ये आता है। यानी उत्तर दक्षिण, उत्तर गंगा मैदानों की हम यहाँ पे जो है बात कर रहे हैं, ठीक है। और ये इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, तो इसका जो विस्तार माना जाता है, अब यहाँ पे ना एक चीज है, ठीक है। ये वाला जो है ना इसको उत्तर में ये पूरा सीमा पकड़ता है, ये नेपाल की सीमा हो जाती है बॉर्डर। तो ये उत्तर में तो पूरा यहाँ है, दक्षिण में भी इधर है जहाँ छोटा नागपुर पड़ता है। अभी एक हम बिहार का मैप लेंगे गूगल से, उस पर मैं आपको दिखाऊंगी कि छोटा नागपुर कहाँ पे लोकेटेड है, ठीक है। कुछ एरिया तो बहुत फेमस है, जैसे कैमूर और रोहतास जो है बहुत फेमस है अपने आप में, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फेमस है। उसके साथ ही पश्चिमी चंपारण और पूर्वी चंपारण का नाम बहुत ज़्यादा फेमस है। तो मैप में दो चार चीज़ें तो बहुत अच्छे से लोग
लोकेटेड है और हमें इतना वो पढ़ना पड़ता है, जिस वजह से कहीं ना कहीं जो है ये हमें याद रह जाता है। ठीक है, क्या रहता है, याद रह जाता है। ठीक, तो दक्षिण हो गया। अब हमें ये देखना है कि उत्तर मैदान में और दक्षिण मैदान में दोनों में डिफरेंस क्या है, यानी दोनों में क्या अलग अलग है। तो देखिए, उत्तर मैदान की अगर मैं बात करूंगी, और उत्तर मैदान में कौन कौन सी नदियों का क्षेत्र पाया जाता है, यानी गंडक का आपने सुना होगा, कि गंडक नदी का आपने सुना होगा, घाघरा नदी जो आ जाता है, तो इसके अंदर जो आ जाता है, तो बात की जाएगी उत्तर की। तो पहले हम अपना हेडिंग जो करेंगे उत्तर के बारे में करेंगे। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए हम दक्षिण मैदान को रफ कर देते हैं। ठीक, तो उत्तर में अगर बात की जाएगी ये, तो उत्तर मैदान के बारे में हम डिस्कस यहाँ पे कर रहे हैं। तो इसमें कौन कौन से आ जाते हैं, तो कुछ नदियों का संगम माना जाता है, कुछ नदियों का क्षेत्र माना जाता है। तो घाघरा और गंडक द्वाब के बारे में आपने सुना होगा, क्या, घाघरा और गंडक द्वाब के बारे में आपने सुना होगा। गंडक कोसी का द्वाब इसी के अंदर आ जाता है, और कोसी महानंदा का द्वाब आ जाता है। यानी हम उत्तर के बात में कह रहे, तो उत्तर के हम ये पूरा पकड़ेंगे, सिर्फ एक डायरेक्शन को नहीं पकड़ेंगे। यानी अगर बात की जाएगी इस एरिया की, तो घग्गर नदी, देखो मैंने यहाँ लोकेट किया है घग्गर नदी के बारे में। ये वाली जो नदी आ रही है ना, घग्गर नदी है, और यहीं पे गंडक नदी है, यानी इस नदी के बारे में तो इस वाली एरिया की बात होगी। फिर कोसी और गंडक की बात होगी, और कोसी और फिर महानंदा की बात होगी। फिर वैसे ही दक्षिण में हम चलेंगे। ठीक है, दक्षिण में भी क्या करेंगे, हम चलेंगे। तो उत्तर मैदान में कुछ नदियां लोकेटेड है, उनके क्षेत्रों के बारे में हम बात करेंगे कि उत्तर में कौन कौन से मैदान है, और उत्तर में किस लिए, उत्तर और दक्षिण में दोनों में डिफरेंस क्या है, वो हम बाकायदा लिखकर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो उत्तर के बारे में अगर बात की जाएगी, तो पहला हमारा होना चाहिए घाघरा और गंडक द्वाब। ठीक है, घाघरा और गंडक द्वाब के बारे में पहले इसके अंदर में आ जाएगा, इसी के अंडर का एक पार्ट है। घाघरा और गंडक के बारे में अगर बात की जाएगी, तो ये इसके अंदर में आ जाते हैं। उत्तरी बिहार के यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं घाघरा और गंडक द्वाब। दूसरे नंबर पे कौन आ जाता है, अभी हमने डिस्कस किया था, दूसरे नंबर पे कौन सी आ जाती है, तो गंडक और कोसी। कौन सी, गंडक और कोसी, इनमें क्या डिफरेंस है वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, घाघरा और गंडक के बारे में बात करेंगे, तो इनकी जो एरिया है, जिस एरिया में ये लोकेटेड है, कहा जाता है वो एरिया उत्पादन के मामले में, यानी खनन उत्पादन की बात की जाएगी, तो बहुत ज्यादा यहाँ पे प्रधानता है, यानी प्रचुर मात्रा में अनाज के उत्पादन यहाँ पे होता है। ठीक है, सिर्फ गंडक या घग्गर की बात नहीं कर, हम पूरे उत्तर की अगर बात करेंगे, तो पूरा उत्तर जो बिहार है, उत्तर बिहार में जो है खनन का उत्पादन बहुत ज्यादा मात्रा में होता है। लेकिन इसका एक साइड इफेक्ट भी ये होता है कि जितना उत्पादन होता है, बाढ़ का भी खतरा उतना ही बना रहता है। ठीक है, बाढ़ का क्या है, उतना ही खतरा बना रहता है। बाढ़ भी बहुत ज्यादा आती है बिहार में, और उसके साथ ही यहाँ पे मोटे अनाज बहुत होते हैं। कहाँ पे, उत्तर बिहार के यहाँ पे हम बात करें, तो दूसरे नंबर में हमारा क्या होगा, तो दूसरे यहाँ पे खनन का लिख देते हैं, खाद्य उत्पादन का प्रधानता। ठीक है, ठीक है, और इसी में हम अब दूसरे नंबर पे इसके अंदर में कौन सी आ जाएगी, पहला ये हो गया उत्तर भारत का, दूसरा हमारी हो जाएगी गंडक। ठीक है, गंडक और कोसी। ठीक है, गंडक और कोसी होगी। तीसरे नंबर पे कोसी और कौन सी हो जाएगी, अपनी महानंदा। गंडक और कोसी द्वाब हो गया, द्वाब। वही तीसरे नंबर पे बात की जाएगी, इसके बारे में भी अभी हम लिख देंगे, कोसी और महानंदा द्वाब। ठीक है, इन दोनों की, तीनों के बारे में अगर बात की जाएगी, तो ये क्या है, ये तीनों किसके अंदर में आ जाते हैं, उत्तर भारत के अंदर, सॉरी उत्तर बिहार के अंदर में आ जाते हैं। तो
तो कोसी नदी के बारे में अगर बात की जाएगी कि कोसी निकलती कहाँ से है, तो आप सबको पता है कि कोसी सुपौल से निकलती हुई क्या करती है, अपने क्षेत्रों का विस्तार करती है। कोसी कहाँ से निकलती है, सुपौल क्षेत्र जो है पड़ता है, वहां से जो है कोसी नदी निकलती है और गंगा में जाकर जो है मिल जाती है। ये देखो ये आ रही, ये आके, और ये नदी है गंगा। गंगा ऐसे बहती हुई जाती है नीचे की तरफ और जाके कहाँ जाती है, बंगाल की खाड़ी में जाके मिल जाती है, यानी गिरती है। तो ठीक है, तो उसी के बारे में कोसी की बात की जाएगी तो सुपौल से क्या है, ये निकलती है और वहां से जाके गंगा नदी में जो है जाके मिल जाती है। ठीक है, अगर बात की जाएगी महानंदा की, तो महानंदा बिल्कुल उधर कॉर्नर में आ जाती है। तो महानंदा जो कहाँ से निकलती है, ये वाली एरिया कहाँ से निकलती, किशनगंज का नाम आपने सुना होगा, बिहार में किशनगंज स्थित है। किशनगंज से महानंदा जो है वो निकलती है, जो बिहार में सबसे पूर्वोत्तर नदी है, यानी सबसे पूरब में नदी पाई जाती है। कौन सी, महानंदा। पूर्वोत्तर नदी में से एक जो पाई जाती है महानंदा पाई जाती है। और महानंदा जो है कहाँ से निकलती है, किशनगंज से निकलती हुई कहाँ जाती है, ये भी आती है और आने के बाद जो है मिल जाती है गंगा में। ठीक है, क्या होती है, गंगा में। ये एक तरह से बिहार में गंगा की सहायक नदियां हैं। हम कल की क्लास में भी हम बिहार का जल तंत्र पढ़ेंगे, तो या नदियों के बारे में भी पढ़ेंगे जब अच्छे से, तो उसमें बहुत अच्छे वे में और डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर बात की जाएगी कि और कहा जाता है कि उत्तर गंगा के मैदानों में ना, नदियों की अगर बात की जाएगी कि उत्तर गंगा के मैदान, मेन नदियों के बारे में अगर इन शॉर्ट में आपको याद रखना है कि इन शॉर्ट में मैम हमें बता दो कौन कौन सी नदियां हैं, तो आपको याद रखना है गंडक नदी, घाघरा नदी, उसके अलावा कोसी नदी और महानंदा नदी, यानी 4 नदियों के नाम आपको याद रखने हैं। कहाँ पे, उत्तर बिहार में हम यहाँ पे बात रहे, गंडक, कोसी, घग्गर और कहाँ, महानंदा, ये 4 नदियां उत्तर बिहार में पाई जाती हैं। ठीक है, यहां तक जो है आपको याद रखना है। सोन नदी कोई नहीं बोलेगा। ठीक है, गुड आफ्टरनून सबको, गुड आफ्टरनून। नहीं, बहुत दिनों के बाद क्लास एक्चुअली नहीं ले रही हूँ, मैं क्लास रोज लेती हूँ, लेकिन वीकेंड पड़ गया था बीच में अभी, तो 2 दिन फ्राइडे की क्लास थी मेरी, सैटरडे संडे ऑफ हो गया था, तो 2 दिन। और हाँ, उससे पहले थोड़ी क्लासेस बंद चल रही थी, सम रीजंस, बट अभी रेगुलर होने वाले हैं। मे बी अब सैटरडे को भी एक क्लास होगी मेरी, सैटरडे में भी होगी, आई एम नॉट श्योर, बट हो सकती है। ठीक है, तो बात की जाएगी तो ये अभी, पर क्लास कैसी लग रही है ये भी बताओ। मैंने अभी सबका कमेंट देखा, समझाने में थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया था। ठीक है, अगर बात की जाएगी तो 4 नदियां जो है उत्तर बिहार में पाई जाती हैं। ठीक है, सोन नदी कोई नहीं बोलेगा, सोन नदी नीचे की तरफ आती पठारी क्षेत्रों में आ जाती है, तो हम उसके बारे में जो है अभी बात करेंगे। ये वाली एरिया पर्वत श्रृंखला है, हमने पर्वत और चट्टानों के बारे में जब पढ़ा था तब मैंने आपको बता दिया था। थैंक यू सो मच, अच्छी लग रही तो। ठीक है, अब दक्षिण गंगा के मैदानों के बारे में बात करेंगे कि दक्षिण गंगा के मैदान क्या क्या है। ठीक है, यानी कौन कौन से हैं। अभी हमने उत्तर के बारे में पढ़ लिया है, उत्तर गंगा के मैदान के बारे में जो है अच्छे से डिस्कस कर लिया कि कौन कौन से, घग्गर और गंडक दोआब उसमें खाद्य उत्पादन के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। ठीक है, वहीं गंडक और कोसी दोआब और कोसी और महानंदा दोआब, ये तीनों किस में आ जाते हैं, उत्तर मैदानी क्षेत्रों में जो है पाए जाते हैं। अब हम बात करने वाले हैं किसके बारे में, तो हम बात करने वाले हैं दक्षिण बिहार गंगा के बारे में। इसको ठीक है, दक्षिण में अब हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से हैं, और एक बार प्रॉपर वे में लिख के डिस्कस भी कर लेंगे। और कुछ पठारों के बारे में अगर जैसे आपको प्रॉब्लम हुई होगी चट्टानों वाली क्लास में, हालांकि मैंने चट्टानों के बारे में बहुत अच्छे से बता दिया था, तो वो वाला भी दोबारा मैं हल्का फुल्का समझा दूंगी अगर टाइम मिला तो। ठीक है, अगर बात की जाएगी तो हमारा दूसरे नंबर पे कौन सा था, तो दक्षिण। ठीक है, दक्षिण, तो यहाँ पे भी दक्षिण इंक्लूड कर देंगे। दक्षिण का मैदान या दक्षिण गंगा का मैदान जिसको कहा जाता है। ओके, मैं डेली क्लास लेती तो हूँ मंडे टू फ्राइडे, लेकिन मंडे टू फ्राइडे बहुत होता, हमें भी 2 दिन चाहिए होता आराम करने के लिए, और वो 2 दिन मैं घर चली जाती हूँ मम्मी के पास। ठीक है, बट एक दिन मैराथन भी लेंगे, लेकिन अभी फिलहाल के लिए मंडे टू फ्राइडे।
चलिए, क्या कह रही थी मैं? दक्षिण के बारे में बात करेंगे कि दक्षिण का मैदान क्या है, दक्षिण के मैदानों के बारे में हम बात करेंगे। तो देखिए, ये जो नीचे वाली एरिया पड़ जाती है हमारी, नीचे के एरिया के बारे में अगर बात करेंगे, इसके बारे में, जिसमें ये पठार, देखिए ये वाला भी पठार है और ये वाला भी एरिया पठारी क्षेत्रों में आ जाता है। लेकिन रोहतास और कैमूर का ये जो पठारी एरिया, इसमें और इस वाले पठार में थोड़ा सा डिफरेंस है। वो मैंने पठारी जब एरिया चट्टानों के बारे में पढ़ाया था तब मैंने डिस्कस किया था, लेकिन फिर भी मैं आपको अभी थोड़ा सा भी बता देती हूँ, इसलिए मैंने ये हाईलाइट करके रखा था पहले से ही। ये वाली जो पठारी एरिया है, इसमें चट्टानों की मात्रा जो है, पहाड़ी मतलब पहाड़ वगैरह जो है ज़्यादा पाए जाते हैं और खनिज के उत्पादन थोड़ा सा कम है। कौन से एरिया? कैमूर और रोहतास पाए जाते हैं। ये दो क्षेत्र जो है यहाँ लोकेटेड है। ये दो क्षेत्रों में ये वाला पठार आ जाता है। ये वाले क्षेत्र भी पहाड़ी है, यानी पठार है, माफ करिएगा पठार है, लेकिन इसमें जो है कहते खनन की मात्रा थोड़ी ठीक ठाक है, वैसा नहीं है। तो कंपेयर तो इसकी और इसके में थोड़ा सा डिफरेंस पाया जाता है, ठीक है। और जब हम ये पढ़ रहे थे तब हमने इनके बारे में बात भी किया था कि दिल्ली का लाल किला और जमा मस्जिद और क्या बोलते हैं, सासाराम का शेरशाह सूरी का मकबरा जो है इन्हीं पहाड़ों से लेकर, इनकी जो पहाड़ों की चट्टानें हैं उन्हीं चट्टानों से जो मिलकर जो है बनाया गया है, ठीक है। अब दक्षिण मैदानों के बारे में डिस्कस किया जाएगा कि दक्षिण के मैदानों की क्या खासियत है और कौन सी नदियां जो है यहाँ से निकलती हैं, ठीक है। तो दक्षिण में बात की जाएंगी तो पहला जो आ जाता है गंगा और कौन सी, दोआब नदी, सॉरी गंगा और सोन नदी का जो द्वाब है ये अलोकेटेड है। क्योंकि देखिए सोन नदी जो कहाँ से निकलती है, यहाँ से होते हुए जाती है सोन नदी, गंगा में जाके जो है मिल जाती है। तो इसका संगम जिसके साथ हुआ वो गंगा नदी के साथ होता है, तो ये गंगा और सोन नदी का द्वाब कहा जाता है। तो पहले नंबर पे इसके अंदर जो आ जाएगी वो हो जाएगा गंगा, सोन द्वाब, ठीक है। गंगा और सोन नदी का द्वाब जिसको कहा जाता है, गंगा और सोन का द्वाब कहा जाता है। दूसरा आ जाता है मगध, यानी ये वाला क्षेत्र जो मैंने पहले से ही ऑलरेडी लोकेटेड करके रखा है, ये मगध आ जाता है। और ये वाला जो क्षेत्र है अंग प्रदेश कहा जाता था। आपको याद होगा मौर्य एम्पायर, जब आपने कभी पढ़ा या सुना जरूर होगा चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, तो आपको पता होगा कि मगध के एम्पायर के टाइम पे, यानी मौर्य के एम्पायर के टाइम पे मगध कितना अपने आप में फेमस था। इवन अंग का भी अपना प्रदेश हुआ करता था, अंग प्रदेश हुआ करता था, तो ये भी जो है अपने आप में बहुत ज्यादा फेमस था। तो दो जो इसके अंदर आ जाते हैं वो कौन से आ जाते हैं, मगध का मैदान आ जाता है और तीसरे नंबर पर आ जाता है अंग का मैदान, ठीक है। कौन सा? तो पहले दूसरे नंबर पे हो जाएगा मगध, मगध का मैदान। तीसरे नंबर पे बात की जाएगी तो अंग प्रदेश, ठीक है। अंग प्रदेश अब नहीं बोला जाता है, पहले बोला जाता था मौर्य एम्पायर के टाइम पे, और उसके बाद जो शासक हुए उनके टाइम पे अंग का मैदान, ठीक है, उस समय इसको बोला जाता था, ठीक है। बिहार का इतिहास जब हमने पढ़ा था तो अंग कितना बड़ा फेमस था, अंग, वैशाली और मगध और पाटलिपुत्र, ये चार राज्य ऐसे उस दौर में प्रदेश हुआ करते थे जिसमें पूरा बिहार का इतिहास जो है समकालीन है, एंशियंट हिस्ट्री की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, एंशियंट हिस्ट्री, और कुछ हद तक मॉडर्न मिडाइवल हिस्ट्री भी थोड़ी इंक्लूडेड कर लेंगे, ठीक है। तो ये जो दो अंग और मगध जो है किस समय के हैं, मौर्य एम्पायर काल के दौरान में जो है अपने आप में प्रचलित थे, ठीक है। जय श्री राम। तो अब बात की जाएगी कि अब देखो ये तो हो गया, अब वही तीसरी की बात करेंगे। हमने तीन भागों के बारे में बात की थी, तो ये क्या है, अभी हमने पढ़ा दक्षिणी मैदानों के बारे में पढ़ा, बिहार के मैदानी क्षेत्रों के बारे में बात कर रहे थे। तो बिहार का मैदानी क्षेत्र दूसरे नंबर पे आता है। अब बारी होती है तीसरे नंबर की, ठीक है। कौन सा? तीसरे नंबर पर आ जाता है पठारी एरिया। कौन सा एरिया? उत्तराखंड को जियोग्राफिकली घूमेंगे अब। एक दिन उत्तराखंड का मैराथन होगा, उस दिन क्वेश्चंस वगैरह करेंगे, उस दिन घूम लेंगे मैप में उत्तराखंड को घूम लेंगे। अब पठारी क्षेत्रों को एक बार डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद जो है मैं उत्तरी और दक्षिणी मैदानी में प्रॉपर वे में क्या क्या डिफरेंस है हम उसको अच्छे वे में समझ लेंगे, ठीक है। अब तीसरे नंबर पे जो बात की जाएगी कि कौन सा है, तो देखिए
तीसरे नंबर पे हमारा आ जाता है कौन सा, पठारी। ठीक है, पठारी मैदान के बारे में अगर बात की जाएगी कि कौन सा, पठारी भाग या पठारी मैदान, इसके बारे में अब हम डिस्कस करने वाले हैं कि बिहार का यानी ये वाले एरिया, अभी मैंने इनके बारे में समझाया था कि मैं आगे पढ़ाऊंगी तो बताऊंगी, फिर भी मैं थोड़ा बहुत जो है आपको इसके बारे में जो है बता दिया है। तो इसमें जो कौन कौन से राजमहल की पहाड़ियां आ जाती हैं, कौन सी राजमहल की पहाड़ियां आ जाती हैं, ठीक है। 10 दिन में थोड़ा नहीं, 10 दिन ही लगेगा, इसी वीकेंड पे मैं शायद करवा दूंगी, इस वीकेंड में भी, इस वीकेंड पे ही करवाती हूँ फिर, ठीक है। थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी मेरे को, बट क्वेश्चंस ही कर, क्वेश्चंस वाइज चल लेंगे हम। एक काम करेंगे हम हिस्ट्री के मतलब अगर हम 300 से 400 क्वेश्चन रख लेंगे, थ्योरेटिकली नहीं चलेंगे, 300 से 400 क्वेश्चन रख लेंगे उत्तराखंड के, जिसमें से हम 200 क्वेश्चन करवा लेंगे हिस्ट्री के, पूरी हिस्ट्री। और 200 क्वेश्चन अगर ऐसा बना या 150 क्वेश्चन बना तो 150 क्वेश्चन हम कर लेंगे उसके क्या बोलते हैं जियोग्राफी के, ये दो के कर लेंगे। और पॉलिटी भी हुआ तो पॉलिटी, इन तीनों चारों को मिक्स करके एक पूरा अच्छा सा कर लेंगे, सीरीज हो जाएगी। और सीरीज ये वन शॉट में करवा देंगे, जो आपके एग्जाम के लिए हो जाएगा, कवर अप हो जाएगा, सीरीज से अच्छा रहेगा मुझे लगता है ज्योग्राफी की। अब सीरीज चलाने से बेहतर है कि एक दिन आप पूरा वो कर लो, या फिर ज्योग्राफी की एक दिन पूरी, हिस्ट्री हमने पढ़ रखी है, जियोग्राफी की या तो पूरी एक सीरीज करा देंगे एक ही दिन में, एक मैराथन वन शॉट में पूरा उत्तराखंड का जियोग्राफी, ठीक है, ये ज़्यादा सही रहेगा। समय बता दूंगी, मेरा अभी ये बिहार का ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है, 1-2 दिन में, 3-4 दिन में। आपका वीकेंड पे होगा, सैटरडे या संडे, सैटरडे या संडे में ही होगा, उससे पहले तो नहीं, क्योंकि मंडे टू फ्राइडे ये क्लासेस खत्म करनी है मेरे को, और इसका भी एक मैराथन है, तो इसका या तो सैटरडे या संडे दोनों में से कोई एक जो होगा उसमें करवाएंगे, ठीक है। अब बारी आती है क्या, पठारी भागों के हम बारे में बात कर रहे हैं, यानी इस वाले भागों की अगर हम बात करेंगे, ये जो भाग है, ये जो क्या है, ये भाग जो है पठारी क्षेत्रों में आ जाते हैं। इन्हीं पठारी क्षेत्रों के बारे में अगर हम बात करेंगे तो राजमहल की पहाड़ियां जो है इसके अंदर इंक्लूडेड है, क्या है, राजमहल की पहाड़ियां आ जाती हैं, कैमूर की पहाड़ियां आ जाती है, जो कैमूर और रोहतास के क्षेत्रों में फेमस है। यहाँ जो है लोकेटेड है कैमूर और रोहतास के जो क्षेत्र है, इसमें कैमूर की पहाड़ियाँ इसके अंदर लोकेटेड है। और अन्य पहाड़ियों के बारे में बात की जाएगी तो राजगिरी, खड़गपुर का नाम आ जाता है, जमुई का नाम आ जाता है, और जमुई और बराबर का आदि का जो है नाम इसमें आ जाता है। तो पहले इसके अंदर में कौन सी आ जाएगी, तो राजमहल। ठीक है, राजमहल की पहाड़ियाँ। अब देखिए राजमहल की पहाड़ियों के बारे में बात करेंगे तो ये जो पहाड़ी आ जाती है ना, ये जो है इसके अंदर सारी पहाड़ी आ जाएंगी, लेकिन जो क्या बोलते हैं इसके बारे में अगर बात की जाएगी तो कैमूर क्षेत्र में यहाँ लोकेटेड हो जाता है। और बाकी जो पठारी भागों की बात करेंगे तो उसके अंदर में ये वाले हम दक्षिण के बारे में बात कर रहे हैं ना, किसके बारे में, दक्षिण के बारे में बात कर रहे हैं। दक्षिण गंगा का मैदान मैंने हाँ यहाँ पे किया है, दक्षिण गंगा का मैदान जो हो गया है। अब हमारा ये हैशटैग में तीसरे नंबर पे था पठारी मैदान, यानी इस वाले भाग की हम यहाँ पे बात कर रहे थे। तो पहले नंबर पे कौन सी पहाड़ी आती है इसके अंदर दक्षिण पठारों में, तो इसमें पहले नंबर पे आ जाती है कौन सी, तो राजमहल की पहाड़ियाँ इसके अंदर आ जाती है। लेकिन ये वाला एरिया नहीं आता है, याद रखिएगा, ये एरिया नहीं आएगा, बाकी जो है वो इंक्लूडेड होंगी इसके अंदर, लेकिन रोहतास और कैमूर वाला जो है इसमें इंक्लूडेड नहीं होता है, याद रखिएगा। अच्छा बिल्कुल, आपकी आकांक्षाओं को पूरा करेंगे। दूसरे नंबर पे कौन सी होगी, कैमूर, ठीक है, कैमूर की पहाड़ी, जिसके अंदर कौन कौन सी आ जाती हैं, जिसके अंदर में आ जाती हैं, इसके अंदर में रोहतास है, रोहतास एवं कैमूर, कैमूर के क्षेत्रों में क्या है, ये लोकेटेड है।
क्षेत्रों में इसका विस्तार हो रखा है। कैमूर का पठार अगर बात की जाएगी तो रोहतास एवं कैमूर का जो दोनों क्षेत्र पाए जाते हैं, इन्हीं दोनों में जो क्या है, ये लोकेटेड है। ठीक है, क्या है ये, रोहतास एवं कैमूर के क्षेत्रों में जो है ये लोकेटेड है, यानी इस एरिया की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तीसरा, इसके अंदर में तीसरा कौन सा है, तो इसके अंदर में यानी अन्य, अगर आपसे पूछ लेगा कि अन्य जगहों के बारे में भी हमें बताओ, तो आपने जमुई का नाम सुना होगा, जमुई का नाम आपने सुना होगा, गया भी कहीं ना कहीं इसके अंदर इंक्लूडेड हो जाता है, राजगृह का नाम आ जाता है, खड़गपुर का नाम आ जाता है, जमुई बराबर आ जाता है। ठीक है, बराबर आ जाता है खड़गपुर। ठीक है, खड़गपुर, राजगीर, राजगीर आदि ये सब जो है अन्य नाम इसके पठारों के क्षेत्रों में ये लोकेटेड है। क्या है, ये अन्य क्षेत्रों के पठारों के क्षेत्रों में जो है ये लोकेटेड है, कैमूर, रोहतास, ये वाली एरिया। तो ऑलमोस्ट अगर बात की जाएगी कि भौगोलिक स्तर पे बिहार को 3 भागों में जो बांटा गया था, तो पहले नंबर पे हमने पढ़ा था शिवालिक श्रेणी प्लस में तराई क्षेत्र। दूसरे नंबर पे जो हमारा था बिहार का मैदानी क्षेत्र आ जाता है। दूसरा, बिहार का मैदानी क्षेत्र यानी मध्य क्षेत्र भी जिसको बोला जाता है, मध्य मैदानी क्षेत्र भी जिसको बोला जाता है, जिसके अंदर उत्तर और दक्षिण 2 अलग भागों में डिवाइड किया गया था। और तीसरे नंबर पे क्या था, पठारी मैदान था, यानी पठारी मैदान या पठारी क्षेत्र जिसको कह लीजिए, ये तीसरे नंबर पे आ जाता है। अब बारी आती है कि जो हमने पढ़ा था बिहार के मैदान में, यानी दूसरा वाला जो हमने पढ़ा था, इसको 2 भागों में बांटा गया था। कितने भागों में बांटा गया था, तो 2 भागों में बांटा गया था, उत्तर और दक्षिण में, यानी उत्तर और दक्षिण में बांटा गया था। तो ये अब हो गया है हमारा। तो उत्तर और दक्षिण को थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं कि दोनों में क्या डिफरेंस है और दोनों में कौन कौन सी कमियां हैं और दोनों में कौन कौन सी अच्छाइयां हैं, जिस वजह से कहीं ना कहीं बिहार में जो है सूखा पड़ता है। कोई बात नहीं, कभी कभी करते हैं, कभी कभी पेश नहीं करते हैं। ठीक है, तो उत्तर के बारे में अगर बात की जाएगी, उत्तर और दक्षिण, तो पहले हम करेंगे, हटाते हैं मैप को। ठीक है, यहाँ पे एक बढ़िया सा लाइन बनाते हैं। और हमारा इधर की साइड में हेडिंग होना चाहिए ठीक है, इधर हमारा होना चाहिए उत्तर, उत्तर का मैदान। ठीक है, उत्तर का मैदान, और यहाँ दक्षिण मैदान। ठीक है, अभी इसका अन्य नाम भी बताया था, इसका अन्य नाम मैंने ये बताया था कि इसको दक्षिण गंगा का मैदान भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, दक्षिण गंगा का मैदान और उत्तर गंगा का मैदान भी जो है कहा जाता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलिए, थैंक यू। बात ये आती है कि उत्तर और दक्षिण में पूछेगा कि उत्तर और दक्षिण में दोनों में डिफरेंस क्या है। अगर बात की जाएगी तो हम सबको पता है कि उत्तरी वाला जो इलाका है वहां पे नदियों का संगम बहुत ज्यादा है, यानी जो गंगा की सहायक नदियां हैं वो बहुत ज्यादा है। हमने गंडक, घाघरा, कोसी और महानंदा के बारे में पढ़ा था, यानी बिहार के चारों तरफ ऊपरी साइड में, उत्तर में चारों कोने, दोनों कोने की साइड से नदियां निकलती हैं और वो जाके कहाँ मिल जाती हैं, गंगा में मिल जाती हैं। और हम सबको भी ये भी पता है
क्या बोलते हैं, जो नदियां बहती हैं वो नीचे की तरफ बहती हैं, यानी एक ढलान में बहती हैं। और हम सबको पता है कि बिहार जो है किस किस तरीके से बना हुआ है, बिहार जो है थोड़ा टेढ़ा सा है, बीच में थोड़ा सा गड्ढा है, यानी ये और ये क्षेत्र दोनों की बात होगी तो थोड़े से ऊंचाई पे है, यानी एक तरफ पठार है और दूसरी तरफ थोड़ी सी पहाड़ियां हैं, और बीच में जो कि नदी गंगा निकलती है तो थोड़ा जो क्षेत्र है वो गड्ढे की तरफ है, यानी थोड़ा सा टिल्टेड है अंदर की तरफ। और उसी की वजह से जो नदियां इधर जाने की बजाय वो ढलान की तरफ जाती है, किस तरफ, ढलान की तरफ जाती है, जिस वजह से जो है बिहार में बाढ़ बहुत ज्यादा आता है क्षेत्र में। हालांकि खेती बहुत अच्छी होती है, अनाज का उत्पादन बहुत अच्छा होता है, लेकिन बाढ़ बहुत ज़्यादा आती है। हर साल बिहार में जो है बाढ़ की मात्रा बहुत ज़्यादा रहती है, बहुत गंभीर कह सकते हैं रूप से बाढ़ आती है, प्रभावित पूरा इलाका रहता है। मध्य बिहार ऑलमोस्ट 94 से 95% जो एरिया आ जाती है, उसमें से 60 से 70% की जो एरिया है वो बाढ़ से जो है ऑलमोस्ट ग्रस्त रहता ही रहता है। हम यहाँ पे बिहार के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर बात की जाएगी उत्तर के बारे में, तो पहला ही हमारा यही होना चाहिए कि पहले नंबर पे क्या आता है, बाढ़ से ज्यादा प्रभावित रहता है। क्या रहता है, बाढ़ से जो है ये बहुत ज्यादा जो है क्या रहता है, प्रभावित रहता है गंभीर रूप से। और उसके अलावा तो क्या लिखेंगे, पहले हम बाढ़ लिखेंगे। बाढ़ से क्या रहता है, प्रभावित रहता है, प्रभावित रहता है गंभीर रूप से, लिख लीजिएगा गंभीर रूप से, ठीक है। गंभीर रूप से क्या होती है, यहाँ पे बाढ़ आती है। दूसरे नंबर पे क्या है, तो दूसरे नंबर पे आ जाती है जलोढ़ मृदा, यहाँ पे बहुत ज्यादा पाई जाती है। कौन सी मृदा, तो यहाँ पे जो है जलोढ़ मृदा जो है बहुत ज्यादा पाई जाती है, यानी अच्छी खासी मात्रा में जो है ये पाई जाती है, ठीक है। तो क्या है, लिखेंगे दूसरे नंबर पे जलोढ़ मृदा पाई जाती है, पाई जाती है, यानी प्रघनता अगर बात की जाएगी तो जलोढ़ मृदा के जो है यहाँ पे बहुत ज्यादा है। और तीसरे नंबर पे ये लिख लीजिएगा, उत्तर बिहार की हम बात कर रहे हैं, उत्तर बिहार मैदानी क्षेत्रों की हम बात कर रहे हैं। तो ये क्षेत्र कितने एरिया को कवर करता है, तो ये क्षेत्र जो है 62% यानी 62% एरिया को जो है उत्तरी मैदान जो है कवर करता है। कितना, 62% एरिया को जो है उत्तरी मैदान जो है कवर करता है, यानी 62% की एरिया में जो है कह सकते हैं कि खनन का उत्पादन बहुत ज्यादा होता है। खाद्य का उत्पादन भी इसी में लिख लीजिएगा, खाद्य का उत्पादन उत्पादन बहुत ज्यादा होता है। लेकिन प्रॉब्लम इज दैट कि खाद्य का उत्पादन तो होता है लेकिन बाढ़ भी बहुत ज्यादा आती है। क्या होती है, बाढ़ भी जो है बहुत ज्यादा आती है, ठीक है। क्या होती है, बाढ़ भी जो है बहुत ज्यादा आती है, ठीक है। अब बात ये आती है कि ये क्षेत्र किस में ना, एक होता है ना एरिया को नाम दिया जाता है, हमारे यहाँ बोला भी जाता है कि ये दियरा में आ जाता है, बांगर दियरा, आपने यूपी बिहार में स्पेशली नाम इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर आप में से कोई बच्चा अगर यूपी बिहार का होगा तो उनको पता होगा कि बांगर किसको बोला जाता है, दियरा किसको बोला जाता है, और उसी में कुछ नाम और आ जाते हैं, यानी चौर का नाम आ जाता है और मन, चौर और मन के क्षेत्र में क्या है ये पाए जाते हैं, यानी ये एरिया को क्या बोला जाता है, तो यहाँ पे लिख लीजिएगा चौर, मन और दियरा, ठीक है। दियरा क्षेत्र है, ये क्षेत्रों में क्या है इसका विस्तार हो रखा है। अब चौर क्या होता है, मन और दियरा क्या होता है, इसके बारे में बात की जाएगी। तो देखिए चौर जो होता है, मान लीजिए ये नदी बह रही है, ठीक है, क्योंकि नदियां जो होती है गंगा की सहायक टेढ़ी टेढ़ी होती हुई बहती हुई आती हैं, ठीक है। तो वहीं पे जो चौर होता है, एक तरह से मान लीजिए नदी आई तो नदी जो है छोड़ के ऐसे से गई, जहाँ पे नदी तो चली गई, बाढ़ बढ़ आई, लेकिन खेतों में बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा 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 जो पानी रह जाता है,
क्या हो जाता है, थोड़ा थोड़ा जो पानी रह जाता है, बहता तो चला जाता है, लेकिन कहते हैं ना घुटने तो इतने तक, घुटने तक बहुत पानी नहीं रहता खेतों में। आपने देखा होगा बहुत ज्यादा जब हमारे यहाँ बारिश हो जाती है तो घर घर के जो बड़े बुजुर्ग लोग हैं जो खेतों में काम करते हैं स्पेशली, वो जाते देख के आते हैं कि कितना पानी लगा हुआ, तो आके बोलते भी है कि चौरा में इतना पानी लगा रहा है, ऐसे आके बोलते भी है। ठीक है, हमारे यहाँ बोलते हैं ये। तो ये जो थोड़ा थोड़ा पानी रह जाता है इसको क्या बोला जाता है, चौर बोला जाता है। ठीक है, तो चौर में क्या आ जाएगा, ये आ जाता है। अब बारी आती है मन किसको कहा जाता है। मन के बारे में भी आपने सुना जरूर होगा, घर में ही बोला जाता है हमारे साइड में ये। तो मन के बारे में, ये नदी बह के गई। ठीक है, अब बारी है, तो ये जो नदी गई, तो जब नदी नॉर्मल बह रही है लेकिन कभी सूखा पड़ गया तो यहाँ पे गड्ढा रह गया, फिर बाढ़ आई तो नदी ये टेढ़ा टेढ़ी जाने की बजाय एकदम सीधा निकल गई। क्या हुई, नदी जो है जब ये सीधा निकली, यहाँ से नदी क्या हुई, सीधा निकल गई बाढ़ की वजह से। तो अब क्या, जो ये क्षेत्र इधर दबे हुए थे तो यहाँ रह गए, ये जो है ये रह गए। अब नदी ऊपर से निकल गई और यहाँ जो इनके छोटे छोटे गड्ढे जो पहले से थे, जहाँ पे पानी जब धीरे धीरे नदी बहती थी तो पानी होते हुए जाता था, लेकिन जब बाढ़ आई तो वो स्पीड में चली गई, जिस वजह से जो ये एरिया है तो इनको क्या बोला जाता है, इनको मन बोला जाता है या फिर झील भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, मन या फिर झील जो है इनको बोला जाता है। इस एरिया को नदी के जाने के बाद, बाढ़ से जाने के बाद उस एरिया में जो छूटे हुए छोटे छोटे गड्ढे रह जाते हैं उनको झील में कन्वर्ट हो जाते हैं या उनको मन भी बोला जाता है। ठीक है, अब बारी आती है दियरा किसको कहते हैं। तो देखिए दियरा जो होता है, नॉर्मल इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, आइलैंड्स बोले जाते हैं। इंग्लिश में इसको आइलैंड्स बोला जाता है बड़े लेवल पे। देखिए दियरा होता है कि मान लीजिए बाढ़ आई, यहाँ गांव था और ये नॉर्मल एरिया हुआ करती थी, अचानक एक दिन क्या हुई कि इस एरिया में जो है बाढ़ आ गई। ठीक है, मान लीजिए पूरा गांव खत्म हो गया। अब कुछ टाइम के बाद जो है ये एरिया जो है टापू में कन्वर्ट हो गई, लेकिन ये एरिया जो रह गई, ये एरिया जो थी ये पानी में अभी भी डूबी है और ये वाली एरिया जो है ये टापू में कन्वर्टेड है। देखिए ये जो एरिया है यहाँ इसको पानी में लोकेट कर देते हैं। ठीक है, ये वाली जो एरिया है ये पानी है और पानी के ऊपर ऊंचाई पे थोड़ी सी जमीन जो निकली हुई होती है, यानी ऊंचाई पे जो जमीन है, यानी इसके साइड में तो पानी है लेकिन कहीं पे थोड़ा ऊंचा है तो वो एरिया से पानी नीचे की तरफ चला गया, तो इस एरिया को क्या बोला जाता है, तो इस एरिया को दियरा बोला जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है, दियरा। ठीक है, दियरा बोला जाता है ये। और इसके अगल बगल पानी होगा, रहने वाले लोग यहाँ पे भी रहते हैं, बड़े लेवल पे रहता है। जैसे गांव में आपने देखा होगा गंगा जी के अगल बगल बहुत सारे ऐसे गांव जो है बसे हुए हैं, जो गंगा जी जाते हैं उनके बीच में बसे हुए हैं और उनके दोनों तरफ गंगा जी है। और कई बार बाढ़ से प्रभावित भी होते हैं, कई बार वो नहीं होते हैं, उनको इस लेवल पे आदत हो चुकी होती है। या कई लोगों का डेरा होता है, जो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो वहां रहते, वैसे नहीं रहते लेकिन उनका डेरा होता है जहाँ पे अपने गाय भैंस जो चारे वगैरह ये सब रखते हैं वहां पे, तो वो भी दियरा के अंदर ही आ जाता है। मिट्टी जो है रेतीली होती है, जलोढ़ मृदा भी यहाँ पे जो है पाई जाती है। तो ये क्या था, हमारा उत्तर के साइड मैदानों के बारे में भी हम डिस्कस कर रहे थे। अब बारी आती है, ये तो उत्तर का हो गया। अगर बात की जाएगी, ठीक है, उत्तर का हो गया। अब दक्षिण मैदानों के बारे में हम बात करने वाले हैं कि दक्षिण में जो है क्या रह जाता है और क्या आ जाता है। तो दक्षिण का एक प्रॉब्लम पता है क्या, हम सबको पता है कि दक्षिण बिहार यानी ये नीचे वाली एरिया जो हम ऐसे लोकेट किए थे ना यहाँ पे ऐसे, तो ये क्या था, ये रहा, अभी दिखाती हूँ पुराना मैप। ये वाली एरिया की हम यहाँ पे बात की, ये दक्षिण भाग है ना, ये दक्षिण भाग ही तो है, यहाँ से नदी के इस तरफ ये दक्षिण भाग है। तो दक्षिण भाग की अगर बात करेंगे तो ये वाला एरिया किस में आ जाता है, तो इसके बारे में बात करेंगे तो दक्षिण में थोड़ा पठारी एरिया ज्यादा है, जिस वजह से क्या है, यहाँ पर जो है सूखा बहुत पड़ता है। क्या पड़ता है, सूखा जो है बहुत पड़ता है, यानी ये एरिया बाढ़ से परेशान है। ये एरिया में अनाज का उत्पादन अच्छा है, इसमें भी उत्पादन अच्छा, में ये नहीं कि उत्पादन नहीं होता है, बिहार में अनाज का उत्पादन बहुत अच्छे लेवल पे होता है। प्रॉब्लम बिहार में ये है, गवर्नमेंट
बिहार की गवर्नमेंट खुद नहीं चाहती कि लोगों को वो फैसिलिटी दी जाए, जिस वजह से क्या है वहाँ पे ये चीज़ें हैं। नहीं तो बिहार में क्या नहीं होता है, अगर आप बिहार के कभी जाओ और आप सिर्फ सर्वे के लिए जाओ तो आपको पता चलेगा कि बिहार में वो सारी चीज़ें छोटे बड़े मात्रा में होती हैं जो बाहरी देशों से लिया जाता है। सबसे ज़्यादा जो बिहार में होता है वो कमल का होता है ना, कमल का बीज का कुछ तो होता है, कमल का फल जो कहते हैं उसको, जो भी निकलता है वो बिहार में बहुत जाता है। और उसको क्या बोलते हैं, ड्राई फ्रूट्स में एक आता है ना वाइट वाइट कलर का, वो भी तो कमल के ही फ्लावर के उसके बीज का बनता है, वो भी बिहार में जो है बहुत मिलता है। ठीक है, बिहार में ही पाया जाता है बहुत अच्छे मात्रा में। लेकिन प्रॉब्लम इज दैट कि उसको आप लंबे टाइम तक स्टोर नहीं कर सकते, और उसमें जो है स्टोर ना करने की वजह से लोग जो है सस्ते दामों पे जो है उसको बेच देते हैं। उसका नाम मुझे प्लीज कमेंट में कोई बता दो। ड्राई फ्रूट्स में होता है ना वाइट वाइट कलर का, बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट सा होता है, रुई जैसा, खाते भी हैं कई लोग उसको भून कर खाते हैं, और क्या बोलते हैं खीर वगैरह में उसको डालते हैं। थैंक यू सो मच, आपको अच्छा लग रहा है, मैं अच्छे से समझा रही तो ठीक है। तो वो जो है बहुत ज़्यादा पाया जाता है, लेकिन स्टोर करने की जगह, क्योंकि वो कच्चा होता है, अगर उसको स्टोर करोगे तो खराब हो जाएगा, तो उसको स्टोरेज रूम, तो गवर्नमेंट की कहीं ना कहीं कमी की वजह से बिहार में जो ये हालात जो है बने रहते हैं। ठीक है, मखाने, मखाने जो है बिहार में सबसे ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा बिहार में मखाने होते हैं, और सारा बिहार से मखाने जो दूसरे देशों में जाता है। और अगर आप ऑनलाइन मखाने मंगाओगे तो आपको लगभग 200 से 300 रुपये पे करने पड़ेंगे, ज़्यादा ही पे करना पड़ता है। और वहाँ पे 30 से 40 50 रुपये किलो के हिसाब से मखाने बिकते हैं। कितना डिफरेंस है सोच के देखो, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस पड़ जाता है। तो बात की जाएगी कि ये एरिया के बारे में, तो सूखा से क्या है ये प्रभावित होता है। और मिट्टी की बात करेंगे तो कौन सी यहाँ पे बांगर मिट्टी पाई जाती है, कौन सी बांगर मिट्टी, यानी पहले नंबर पे इसी का लिख लेते हैं सूखा, सूखा से प्रभावित, सूखा से प्रभावित होता है। दूसरे नंबर पे यहाँ पे मिट्टी कौन सी पाई जाती है, बांगर, बांगर मिट्टी पाई जाती है। यानी बांगर कहा जाता है कि दियरा और बांगर में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, कि दियरा में जो होता है खेती जो की जाती है वो लिमिटेड चीजों की होती है दियरा वाले एरिया में, लेकिन जो बांगर मिट्टी होते हैं यानी बांगर वाला जो इलाका होता है, कहा जाता है इस एरिया में खेती जो होती है वो अच्छे लेवल पे होती है। अनाज तिलहन वगैरह का आपने नाम सुना होगा, वो बहुत अच्छे मात्रा में यहाँ पे इनके मोटे अनाजों की खेती जो है बांगर में बहुत ज्यादा होती है। लेकिन दियरा में थोड़ा सा चीजें मुश्किल हो जाती है। लेकिन सूखा इसलिए भी बिहार के दक्षिण में पड़ता है क्योंकि नीचे के एरिया में जो है पठारी एरिया आ जाता है। क्या है, पठारी एरिया आ जाता है, और दक्षिण में उतनी नदियां नहीं निकलती है जितनी आप उत्तर में देखोगे। ठीक है, इस वजह से कहीं ना कहीं इधर पठारी एरिया, और कुछ ना हो के कि पुराने टाइम के हमने जब चट्टानों के बारे में पढ़ा था, हमने किसके बारे में, चट्टानों के बारे में पढ़ा था, तो उसमें मैंने आपको बताया था धारवाड़ा चट्टान के बारे में। धारवाड़ा जो चट्टाने हैं वो सबसे पुरानी बिहार की चट्टाने होती हैं, और वो कहाँ पे पाई जाती हैं, हम सबको पता है कि बिहार के दक्षिण में पाई जाती हैं। बिहार के दक्षिण में यानी इस वाले भाग में पाई जाती है धारवाड़ा चट्टाने, जिसको क्या बोलते हैं, आर्कटियन चट्टाने भी बोला जाता है। तो इस वजह से ये पठारी एरिया है, धारवाड़ी चट्टानें यहीं पे पाई जाती है, और बिहार का निर्माण हो रहा था तो सबसे पुरानी चट्टानें यानी क्या बोलते हैं विस्तृत आकृति के बारे में बात होगी तो वो भी आ जाता है। तो कहीं ना कहीं दक्षिण में थोड़ा ज्यादा सूखा पड़ने लाजमी सी बात है। ठीक, तो मिट्टी के बारे में हो गई कि बांगन मिट्टी जो है यहाँ पे पाई जाती है, अच्छे मात्रा में पाई जाती है। खनन होता है यहाँ पे, खाद्य का अगर बात की जाएगी तो खनन के मामले में भी बिहार ये दक्षिण बहुत अच्छा है। खनन, ठीक है, के साथ यहाँ पे सब्जियों का भरपूर मात्रा है, सब्जियां जो है भरपूर मात्रा में होती है। मोटे अनाजों के भी नाम लिख लेंगे, मोटे, मोटे अनाज जो है होते हैं, तलहन जो होता है, तो दलहन होता है ना, दलहन, जिसको क्या बोलते हैं, दलहन को सरसों बोलते हैं ना, सरसों बोलते हैं, हाँ सरसों बोला जाता है दलहन को। मोटे अनाज हो गए, दलहन हो गया, आदि जो है यहाँ पे क्या है पाए जाते हैं, मतलब अच्छे मात्रा में यहाँ पे जो है
खेती होती है। आदि में अनाज में, मोटे अनाज में कौन सी, जैसे बाजरा हो गया, मक्का हो गया, गेहूं हो गया, ये मोटे अनाजों की कैटेगरी में आ जाते हैं। और जौ वगैरह होगी, ये भी मोटे अनाज है। तो ये कहाँ, दक्षिण भारत में हो, दक्षिण बिहार के मैदानी क्षेत्रों में होते हैं। मेन प्रमुख नदियों के बारे में मैंने उत्तर का बता दिया था। प्रमुख नदियां कौन कौन सी हैं, अगर इसके बारे में बात की जाएगी तो हमने पहले भी डिस्कस किया था, लेकिन मैं फिर भी आपको बता देती हूँ कि कौन कौन सी नदियां जो दक्षिण बिहार के मैदानी में पाई जाती हैं। तो सोन नदी का नाम याद रखना है, पुनपुन नदी का नाम आपको जो है याद रखना है, फल्गुन का नाम याद रखना है, कौन सी, फल्गुन नदी भी जो पाई जाती है, और उसके अलावा कर्मनाशा नदी का भी नाम यहाँ पे आ जाता है। तो कौन सी नदी, पुनपुन नदी, पुनपुन पुनपुन नदी, ठीक है। नदियों के बारे में हम कल पढ़ेंगे। करमासा, करमासा नदी का जो है आपको नाम याद रखना है, कौन सी, करनासा। नासा, सोन नदी, सोन नदी हो गया। अगर पूछा जाएगा सोन नदी के अलावा फल्गुन नदी, ठीक है, फल्गुन नदी आदि, ये नदियां जो है प्रमुख हैं दक्षिण बिहार की। दक्षिण बिहार की ये कुछ नदियां हैं जो मुख्य रूप से पाई जाती हैं। तो दोनों में अगर डिफरेंस के बारे में बात की जाएगी कि दोनों में डिफरेंस क्या है, तो वो आपके सामने है। क्या है वो डिफरेंस, अगर देखा जाए तो देखिए, बाढ़ से प्रभावित होता है ये क्षेत्र, और ये क्षेत्र में क्या होता है, सूखा पड़ता है। यानी इधर की एरिया में बहुत ज्यादा पानी का, इनका पानी बहुत ज्यादा इधर होता है। मतलब बाढ़, नदियों की वजह से जो बाढ़ आती है उत्तर में ज्यादा आती है, वही नदियों की वजह से इधर सूखा पड़ता है। यानी बाढ़ की मात्रा दक्षिण बिहार में कम है, ठीक है, कम है। ये बांगर एरिया है, और दक्षिण उत्तर वाला जो एरिया क्या है, उत्तर वाला जो एरिया है वो दियरा में आ जाता है, और दक्षिण वाला जो बात की जाएगी तो बांगर में आ जाता है। और उसको टाल भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ताल बोलते हैं ना, भोजपुरी में ताल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ताल बोलते हैं ना, ताल। तो ये कौन सा क्षेत्र है, जैसे इसका हमने दियरा में पढ़ा था, तो ये क्षेत्र की पूछेगा तो इसके क्षेत्र में आपको लिख देना है ताल, ताल, ठीक। ताल क्षेत्रों में ये लोकेटेड है, ठीक है। ताल क्षेत्र में ये आ जाता है, एक तरह से झील के रूप में आप इसको कह सकते हैं ना, ताल बोलते हैं हमारे यहाँ लोकल में, तो ताल बोला जाता है। छोटे छोटे हो जाते हैं ना, नदी निकल गई तो छोटे छोटे रह जाते हैं, तो इनको ताल बोला जाता है, ठीक है। अब ऐसे लिखते हैं वैसे तो ताल, लेकिन इनको टाल भी हम लिख सकते हैं। इनको क्या बोला जाता है, टाल बोला जाता है, ठीक है। तो उत्तर में, उत्तर और दक्षिण में ये दोनों डिफरेंस है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। बहुत ज्यादा डिटेलिंग की आपको नीड है नहीं। तो ये बीपीएससी बिहार का कोई भी आप एग्जाम दे रहे हैं तो आप यहाँ से पढ़ और समझ सकते हैं। कोई भी एग्जाम इससे बाहर नहीं आएगा। जियोग्राफी और हिस्ट्री कभी नहीं बदलती है, याद रखिएगा। किसी भी एग्जाम के लिए अगर किसी भी स्टेट के बारे में आप पढ़ रहे हैं, इवन आप इंडियन जियोग्राफी पढ़ेंगे या इंडियन हिस्ट्री पढ़ेंगे, उसमें भी ये सेम रहेगा, ये कभी भी नहीं बदलता है। इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। इस बात को याद रखिएगा, ये कभी भी नहीं बदलता है। तो ये होगी बिहार की ज्योग्राफिकली अगर हम बात करेंगे तो इनके बारे में जो है हमने समझ लिया है। अब हम जो कल पढ़ने वाले हैं, नदियों के बारे में पढ़ लेंगे कल, क्योंकि अभी हमने हाल फिलहाल में नदियों का थोड़ा सा समझ लिया है। तो कल हम नदियों के बारे में जब पढ़ेंगे तो चीजों को जो है बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे, ठीक है। कल जल तंत्रों के बारे में भी डिस्कस कर लेंगे बिहार का। और उसके बाद एक दिन हम पूरा जो है क्या करेंगे, एक दिन पूरा बैठ के इसका क्या करेंगे, एक मैराथन ले लेंगे, और पूरा बिहार की ज्योग्राफी और बिहार का क्या है आपके हिस्ट्री, ये दोनों खत्म हो जाएगी क्वेश्चन वाइज, और वैसे भी हम कर लेंगे। चलिए मिलते हैं कल। आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी, समझ में आ गई होगी। और कोई चीज़ अगर रह गई होगी और आपको लग रहा हो कि मैम ये नहीं बताया, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता दिया करो। मैं कमेंट सेक्शन में रिप्लाई खुद करती हूँ, मैं आपको वहीं पे बता दूंगी और क्या चीज़ें कैसे हैं। अगर कोई डाउट रह जाए वो भी कमेंट सेक्शन में बता दिया करो, ठीक है। तो मिलेंगे कल नई वीडियो नई एनर्जी के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।